नीलेश शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नीलेश जी, सबसे पहले आपको हम बता दें कि नीलेश शाह जी एमडी हैं कोटक महिंद्रा के। उनसे पहला सवाल नीलेश जी से मेरा यही है कि नीलेश जी, अगर मैं इस बजट को देखूं तो मुझे इसके दो मुख्य केंद्र बिंदु नजर आते हैं। एक विकसित भारत और दूसरा जो मुख्य केंद्र बिंदु है, एक बड़ा तबका जिसके बारे में कहा जाता था कि सरकार एड्रेस नहीं कर रही। सरकार उसका भागीदारी तो लेती है, उससे पैसा तो लेती है, लेकिन उसकी समस्याओं को, उसकी चिंताओं को एड्रेस नहीं कर रही। ये तमाम बातें कही जाती थी। वो दूसरा केंद्र बिंदु है मिडिल क्लास। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताया, एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, वहां पे त्रिवेणी संगम है। इस बजट में भी त्रिवेणी संगम हुआ। पहली उम्मीद थी कि आपने पिछले साल फिस्कल प्रूडेंस की बात करी तो उसके ऊपर आगे चलते रहे। इस साल के फिस्कल डेफिसिट और अगले साल के फिस्कल डेफिसिट उम्मीद से कम हुई, और आने वाले 6 सालों के लिए हमने डेट टू जीडीपी रेशो कम होता करेंगे उसकी आशा लगाई। तो ये पहला अच्छा काम हुआ। दूसरी चीज थी अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देना, मिडिल क्लास को सपोर्ट करना। जो 12 लाख रुपए की इनकम तक की टैक्स छूट मिली है, उससे अर्बन कंजम्पशन को फायदा मिलेगा। इस स्लैब में जो है, उनकी रोटी कपड़ा मकान तो सिक्योर्ड है, तो जाहिर है कि अब नया पैसा वो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे खर्चा करेंगे। तीसरी चीज थी कि प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो सरकार कैपेक्स के ऊपर लीड ले। बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड पीएसयू जो टोटल कैपेक्स इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन 17% के आसपास होगा। सेंटर का तकरीबन 10% है, पीएसयू का उनसे ज़्यादा है, और स्टेट किस तरह की बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम का उसके ऊपर रहेगा। बट नेट नेट गवर्नमेंट कैपेक्स अभी भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है। तो कैपेक्स बढ़ाया, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दिया और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया। ये त्रिवेणी संगम इस बजट के लिए वाकई महाकुंभ। नीलेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और है। जब मिडिल क्लास को राहत की हम बात करते हैं तो अगर हम देखें पूरी अर्थव्यवस्था में ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन किस तौर पर नजर आएगा? सेविंग्स के तौर पर, एक्सपेंडिचर के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, बचत के तौर पर, और जो खरीदारी होगी वो कैसे हमारे ग्रोथ इंजन को एक गति प्रदान करेगी? मेरे हिसाब से कुछ बचत होगी और कुछ खर्चा होगा। जो खर्चा होगा वह कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रैवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्षेत्र में ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादातर खर्चा भारत के अंदर होगा। जब रईस आदमी के पास पैसा आता है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजता है। मिडिल क्लास अपने बच्चे को भारत में ही रखता है। रईस आदमी ट्रैवल और टूरिज्म बाहर करते हैं, मिडिल क्लास महाकुंभ में जाता है। तो ये पूरा खर्चा भारत में होगा। इससे डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो नया निवेश होगा तो नई जॉब्स क्रिएट होगी, और ये वर्चुअस साइकिल चलती रहेगी। तो सारा कंजम्पशन जिसका खर्चा भारत में हो और सेविंग्स जिसका निवेश भारत में हो, वह एक वर्चुअस साइकिल बना देता है। नीलेश जी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनंत, एक सवाल नीलेश जी, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, जैसे कि हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतना बड़ा जो राहत मिडिल क्लास को मिला है, एक बहुत बड़ी आबादी को रिलीफ मिला है, परचेजिंग पावर उसकी जब बढ़ जाएगी तो ऐसे में यहाँ पर वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर्स की तो बात की है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस तरह का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? तो बजट के बाहर भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इस इकोनॉमिक सर्वे में सीईए जी ने बहुत अच्छी तरह कहा है कैसे अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को कर्टेल करते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, कुक के वेज स्लिप के फॉन्ट प्रिस्क्राइब करिए, कैंटीन वॉल वाइट वॉश होनी चाहिए। ये बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो बाबा आदम के ज़माने के अभी भी चल रहे हैं और हमारे एंटरप्रेन्योर को रोक रहे हैं। तो उसे हमें बजट के बाहर टैकल करना है। और इस बजट में जन विश्वास 2 बिल जो प्रपोज किया गया है, उससे शायद ये बर्डन कम होगा। जी नीलेश जी, अब मिडिल क्लास से ही जुड़ा ये मसला है, टैक्स से जुड़े कानूनों को लेकर जो कहा जा रहा है कि एक नई व्यवस्था के निर्माण पर जोर रहेगा, फोकस रहेगा, जो स्मूथ होगी, सरल होगी और स्पष्ट होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस नहीं होंगी। ये कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारी पूरी की पूरी टैक्स रिजीम को, पूरे के पूरे टैक्स सेटअप को? टैक्स के मामले में तकरीबन 99% रिटर्न तो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन पे असेस हो जाते हैं।
मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरा EIS 26 फॉर्म ही मेरा इनकम टैक्स रिटर्न बनता है, मुझे कोई नई चीज़ कम करने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कंप्लायंस के बर्डन है। टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन में इनकम टैक्स से ज़्यादा शायद फोकस GST पे रखना पड़ेगा। वहाँ पे इतिहास थोड़ा कम है और इसीलिए शायद कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। एनीवे, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ट्रस्ट पहले करेंगे, स्क्रूटिनाइज बाद में करेंगे, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे हिसाब से टैक्स टेररिज्म या रूल्स एंड कंप्लायंस बर्डन, ये चीज़ें इतिहास बन जाएगी। जी नीलेश जी, यहाँ एक सवाल ये भी है, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं लेकिन रूरल इलाके में यहाँ पर वित्त मंत्री ने जो अपना बजट आज पेश किया उसमें किसानों की भी बात की। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी और रोजगार सृजन के क्षेत्र में आप इस बजट को कहाँ पाते हैं? इसमें बातें बहुत कही है जिसके ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जूते बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट हमारे जूते के एक्सपोर्ट्स उतने हैं नहीं। 144 करोड़ लोग हैं, बट चाइना दुनिया का हर दूसरा जूता बनाता है। तो इस बजट में हमने टॉयज़, फुटवेयर, ये प्रकार के लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर फोकस किया है। क्लस्टर बनेंगे, स्किल इम्पार्ट की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम ज़्यादा जूते बना पाए, ज़्यादा खिलौने बना पाए, तो बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उससे रूरल और जॉब्स दोनों को फायदा होगा। जी इस बजट में दो अच्छी चीजें और है। एक तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। इसमें भारत आत्मनिर्भर है। अगर इस पैसों का हम सही तरीके से उपयोग कर पाए तो न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत सस्ती होती है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। भारत तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में खर्चा करता है, इंक्लूडिंग शिपिंग। बट हमारे पास शिप बनाने की क्षमता बहुत कम है, अपने खुद के शिप्स भी बहुत कम है। 25,000 करोड़ का मैरीटाइम फंड खड़ा किया गया है ताकि शिप बिल्डिंग को बढ़ावा मिल सके। ये शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दोनों हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। जी नीलेश जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि अगर हम भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो इसमें एक खास बात और देखी जाती है कि ये इसकी जो लोकल डिमांड है, यानी कि जो घरेलू डिमांड है, वो भी एक बूस्टर के तौर पर काम करती है। पिछले कई दिनों से महसूस किया जा रहा था कि घरेलू डिमांड, घरेलू खर्च नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक स्लम्प की बात कही जा रही थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि रफ्तार में थोड़ी सी धीमी हुई है। लेकिन अब ये मिडिल क्लास के हाथ में जो पैसा आएगा, किसी के हाथ में 70,000 ज़्यादा, किसी के हाथ में 80,000 ज़्यादा, 12 लाख तक वालों को तो पूरी छूट ही मिल गई है। तो ये हमारी लोकल डिमांड को रेज करने में, हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट को रेज करने में कितना अहम हो जाता है? ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितनी रियायत दी गई है उसका खर्चा भारत में ही हो। अगर इस रियायत को लेके लोग सिंगापुर या थाईलैंड घूमने चले गए तो भारतीय इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये रियायत लेके लोग एप्पल के आईफोन खरीदने लगे जो इंपोर्ट होते हैं रादर देन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे पैसे भारत में कंज्यूम हो, भारत में खर्चा हो, और इसीलिए हमें बढ़ावा देना है कि एप्पल अपने सारे फ़ोन यहीं पे मैन्युफैक्चर करे और लोग थाईलैंड और सिंगापुर घूमने की जगह पे वाराणसी और काशी विश्वनाथ में घूमें। जी नीलेश जी, यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में हमने देखा है जो इन्वेस्टमेंट की बात है वहाँ 74% से बढ़ाकर जो 100% FDI को किया गया है, उसे आप कैसे देखेंगे? ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। बहुत सारी विश्व की इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है जो चाइना में ऑपरेट नहीं कर पाती खुली तरह से। भारत में हमने अतिथि देवो भव का स्लोगन है और बैनर भी है। तो ये 100% ओनरशिप इन इंश्योरेंस सेक्टर विल एनकरेज देम टू कम एंड इन्वेस्ट इनटू इंडियन मार्केट। मेरे हिसाब से 100% FDI इंश्योरेंस के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी सोचनी चाहिए। इससे भारत में जो भारत की वेट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स में MSCI FTSE जैसी, वहाँ पे भी अपनी वेट बढ़ सकती है। इससे पैसिव FPI का पैसा भी आ सकता है। तो इंश्योरेंस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट अभी एक और हनुमान छलांग लगानी बाकी है, whereby 100% ownership can go to foreign investors in banking.
नीलेश जी आपके पास आएंगे और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा एक और सवाल है मेरा, वो भी क्योंकि मिडिल क्लास से सीधा टच करता है, वो भी हम आपसे उसका जवाब जानेंगे।